हमारे पास आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज प्योर मैथ्स 3, पेपर 3 टू अक्टूबर नवंबर 2024। टोटल मार्क्स इज 75 एंड टाइमिंग इज 1 hour 50 minutes। देखो यहाँ पर वो सबसे पहले आपसे बोला है 9 - 3x की पावर 1/2। इसको आपने एक्सपेंड करना है अप टू एन इंक्लूडिंग एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाइंग दी कोफिशिएंट। तो देखो जब इसको आपने एक्सपेंड करना है तो फॉर्मूला है 1 + x की पावर n, 1 + nx, n × n - 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये जो हमारे पास बाइनोमियल गिवन है 9 - 3x, इसमें बेटा आपकी फर्स्ट टर्म 1 नहीं है, सो यू हैव टू टेक 9 कॉमन। 1 - 3x/9 हो जाएगा, होल ब्रैकेट पावर 1/2। 9 की पावर भी 1/2 हो जाएगा जब आप कॉमन ले रहे हो तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। 1 - 6/9 होल ब्रैकेट पावर 1/2 हो गया। सिंप्लीफाई कर दोगे ना तो यहाँ पर ये 3x/9 1/3x हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पर बेटा आपके पास n की वैल्यू है 1/2 और x की वैल्यू है x/3। तो आप फॉर्मूले में पुट कर लें 1 + nx, n × n - 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ये जाएगा तो इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म तक एक्सपेंड करेगा, लेकिन हमें पूरा तो एक्सपेंड नहीं करना। 1/2 - 1 इज -1/2/2 4 हो गया। ये हो जाएगा -x² है तो +x² / 9 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने में कोफिशिएंट 1 - x/6, तो 1/2 तो यहाँ पर बेटा आपके पास 1/144 जो है वो उसका मैंने 2 फैक्टोरियल गलती से वो लिख दिया, जस्ट 2। तो जाएगा 0.5 × 0.5 × 1/9। ये आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिर्फ यहीं तक एक्सपेंड करना था। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है बाय स्केचिंग अ सुटेबल पेयर ऑफ ग्राफ शो दैट द इक्वेशन cot 2x and equal to sec x has exactly one root in the interval 0 del pi/2। यानी 0 से लेकर π/2 तक आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखो cot 2x का ग्राफ अगर आप देखो तो tan 2x के ग्राफ का रेसिप्रोकल होगा, यानी cot 2x के लिए दिमाग में आपके tan 2x आना चाहिए। ठीक है। और sec x के लिए आपके पास दिमाग में क्या आना चाहिए, cos x आना चाहिए। और इसका स्केच बनाना है, 2 मार्क का सवाल है। तो हम क्या करेंगे कि हमें 0 से लेकर π/2 तक ग्राफ बनाना है। हमें tan 2x के ग्राफ का ना इंटरवल्स पता होने चाहिए, पीरियोडिक वैल्यूज पता होनी चाहिए। 0 1 इन्फिनिटी आ गया, -1 ये पीरियोडिक वैल्यूज होती हैं 10 की। यहां पर देखो b की वैल्यू 2 है, तो एंगल डिफरेंस जो आपको बताया था दैट वाज 45/2।
22.5। ठीक है, उसके बाद ये प्रोडक्ट वैल्यूज हैं, और कॉस एक्स के लिए बेटा आपको बताई थी बात कि इसकी प्रोडक्ट वैल्यूज क्या है हमारे पास, 10 -10, और यहां पर एंगल डिफरेंस जो आप लोगे वो आप 90/b वैल्यू होती है, 90/1 हो जाएगा। यहाँ पर बी के लिए तो 1 है, 90 का डिफरेंस होगा। तो ये तो कॉस एक्स का ग्राफ है और 10x/2x का ग्राफ है, हमें ये थोड़ी बनाने हैं। देखो हमें तो 0, 22.5, 45, 45 प्लस 22.5, इट इज 67.5 और 90। यानी हमारे पास तो ग्राफ ये 0 से लेकर π/2 तक है, और ये π/4 है। तो अगर मैं 10 to x का ग्राफ बनाता हूं, तो देखो cot 2x का ग्राफ, देखो 10 to x के ग्राफ में ना जो हमारे पास वैल्यूज होंगी वो 0, 1, इन्फिनिटी, -1 होंगी। 0, 1, इन्फिनिटी, -1। यानी अगर मैं ग्राफ बनाता 10 to x का तो वो यूं बनता। लेकिन क्योंकि बेटा अब मैं ग्राफ बना रहा हूं cot 2x का, तो माई cot 2x ग्राफ इंटू बी इन्फिनिटी, इसी का रेसिप्रोकल कर दो, इन्फिनिटी, 1, 0, -1। यानी मेरे पास यहां पर इन्फिनिटी वैल्यूज यहां पर होंगी, फिर 1 है, फिर 0 है, देन -1। तो आपके पास ग्राफ कुछ यूं करके आ रहा होगा cot 2x का। सॉरी। तो देखो बेटा ये आपके पास cot 2x का ग्राफ है, इन्फिनिटी, 1, 0, -1 एंड देन इन्फिनिटी। सर चलते जाएगा cot 2x का ग्राफ, जो 10x का 10 to x का बिल्कुल रेसिप्रोकल ग्राफ है। फिर cos x गिवन है, cos x की 0 से लेकर, ऑब्वियसली यहां पर तो आपके पास अगर एंगल डिफरेंस देखें तो 0, 90 का डिफरेंस सर है। तो पहला जो एंगल बनेगा cos 0 वो तो 1 ही बनेगा, cos 0 पे हमारे पास 1 होता है। फिर 90 पे यानी π/2 पे इट इज गोइंग टू बी 0। तो ये ग्राफ कुछ यूं ही बन रहा है। हमें ग्राफ कुछ यहां तक बनाना है। अब देखो ये दोनों पॉइंट कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों आपस में कहां, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वन सॉल्यूशन। एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास cos x का ग्राफ आ गया। अच्छा हमें cos x का ग्राफ नहीं बनाना, हमें sec x का ग्राफ बनाना था। तो हमने क्या करना है, अब देखो cos और sec x में फर्क क्या है कि ये कब डाउन बनता है वो कब अप बन जाता है। तो यहां से बेटा ये पूरा बस ये यूं करके ऊपर जाना था इसको, ये cos sec x का ग्राफ बन गया। तो दिस वन इज योर sec x ग्राफ एंड दिस वन इज योर cot 2x ग्राफ। ठीक है, तो ये cot 2x ग्राफ हो गया, sec x का ग्राफ हो गया। याद रखें sec x के ग्राफ में और cos के ग्राफ में सिर्फ वैल्यू से फर्क होता है। जैसे यहाँ पर 1 है तो वहां पर भी 1 है, यहाँ पर 0 तो वहां पर इन्फिनिटी हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दें, ये -1 और ये वापस से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमारे पास तो अभी तो एंगल डिफरेंस ही 90 का था, तो हमने एक तो 0 पे प्लॉट करा वो तो 1 ही बना सेकंड के ग्राफ, अगला इन्फिनिटी पे चल जाएगा, देखो इन्फिनिटी तक जा रहा है ये 90 पे। तो देखो ये एक ही पॉइंट में डिसेक्ट कर रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट ओनली वन पॉइंट, ये हमें शो करना था। पार्ट 2 में कह रहा है शो दैट द सीक्वेंस, इफ अ सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूज गिवन बाय
iterative function converges and then converges to the root of part A. तो कह रहा है आप ये इक्वेशन प्रूफ करके दिखा देंगे कि आपके पास जो रूट की वैल्यू आएगी वो कन्वर्ज करके जो आएगी वो हमारे पास इस रूट इस इक्वेशन से निकल कर आएगी। तो ये फॉर्मूला हमें किसने ड्राइव करके लेकर आना है, ये हमें इसी से लेकर आना है cot 2x बराबर है sec x के। ठीक है, अब हमें इस फॉर्मूले में जो ये जो वैल्यू निकल कर आनी है 1/10 इनवर्स cos x, तो यहां पर देखो cot 2x होता है 1/10x, 10 2x होता है, और ये होता है 1/cos x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा cos x, और ये बेटा हमारे पास हो जाएगा 10 2x हो जाएगा। ठीक है ना। अब 10 इनवर्स मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आऊंगा तो ये होगा cos x, 2x बच जाएगा, 1/2 इधर हो जाएगा 10 इनवर्स। तो ये हमारे पास देखो पूरा आइटरेटिव फॉर्मूला बनकर आ गया, शो कर दिया हम लोग ने कि जो फॉर्मूला आप कह रहे थे वो हमारे पास इसी तरह आ सकता है। ठीक है, अब देखो यहां पर आपके पास अब देखो यहां पर वो आपसे बोल रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 8 कैन बी एक्सप्रेस इन द कार्टेशियन फॉर्म बाय फर्स्ट फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 8 अब देखो हम कहते हैं लेट x प्लस वाई आयोटा इज द स्क्वायर रूट का आंसर जो आएगा ना 6 - 8, वो हमारे पास क्या है 6 - 8 आयोटा है इसका स्क्वायर रूट। 6 - 8 आयोटा का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास x प्लस आयोटा वाई या वाई आयोटा है हमारे पास। तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो इधर से रूट हट जाएगा, ये बनेगा a² प्लस 2xy आयोटा प्लस y² आयोटा स्क्वायर। अब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मैंने x और y आयोटा को ही अंडर रूट x 6 - 8 आयोटा का आंसर बोला है ना स्टार्टिंग, तो मैंने वही सपोज करा हुआ है। x² ये -y² हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने -1 पुट कर दी। देखो ये जाएगा x² -y², रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे इमेजिनरी से। यहां से बेटा आप x सब्जेक्ट बना लें या y को बना लें, मैंने y को बना लिया विच इज -4/x, और यहां पर बेटा मैंने y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी -4/x का होल स्क्वायर। अब यहां पर बेटा अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो देखा बेटा 16/x² इक्वल टू 16 इक्वल टू 6, और यहां पर अगर आप देखते हो तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है आपके पास, यानी डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो यहां से बेटा x⁴ -16 6x², और इसको सॉल्व करता हूं -6x² -16 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हो और x की वैल्यूज मालूम करने की कोशिश करते हो, या आप इसका जो है ना वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालते हो, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ x हियर, x² है, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो x² - b अंडर रूट b² -4ac/2a का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो x² की वैल्यू b की वैल्यू बेटा -6, b का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, a की जगह 1 c की जगह -16/2a। तो यहां से जो आपके पास x की वैल्यू निकल कर आएंगी x² की वैल्यूज आएंगी 6 ±36
प्लस 4 into 16, 100 तो ये जो आपके पास 6 + 10 हो जाएगा 100। तो एक्स का वैल्यू 6 + 10 16/2 8 आ गई, और 6 - 10 -4/2 -2 आ गई। तो एक्स चूंकि आपके पास एक रियल पार्ट होना चाहिए, एक्स एक रियल नंबर है, तो बेटा आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां पर 8 पुट करेंगे, 8 कंसिडर करेंगे, और एक्स के लिए +-2√2 पुट कर देंगे। यहां से आंसर निकल के नहीं आएगा क्योंकि आप स्क्वायर रूट लोगे तो इट विल गिव यू अ नेगेटिव आयोडा की फॉर्म में आंसर देगा आपको। अब y निकालना है, y इज -4/x, -2√2 पुट करते हैं x की जगह, या +2√2 पुट करते हैं। तो y की वैल्यू बेटा, अगर आप -4/2√2 पुट करेंगे तो ये -√2 आंसर आ जाएगा इसका, सिंप्लीफाई होने के बाद कैलकुलेटर में डायरेक्ट रखें, वो आपको डायरेक्टली -√2 आंसर दे देगा। और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी बेटा +√2। सिंपली खुद ब खुद वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कॉन्जुगेट से कर लेगा, सारी चीजें खुद ब खुद कर लेगा, वो रैशनलाइज कर देगा डिनोमिनेटर को। तो आपके पास x प्लस आयोटा वाई, एक स्क्वायर रूट था विच इज -2√2 -√2 आयोटा, एक ये आ गया, और एक आपके पास बेटा 2√2 +√2 आयोटा आ गया। तो आपके पास ये दोनों स्क्वायर रूट निकल कर आ गए कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में से। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव सॉल्व द इक्वेशन 5 की पावर x, 5 की पावर x +2 - 10। आपने x निकालना है यहां पर। तो देखो बेटा, मैंने यहां पर 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 2 अलग कर दिया इन डायसिस रूल के मुताबिक। अब आप इधर लेट t = 5 की पावर x सपोज कर लें, लेट से, अगर आपको सपोजिशन से आसानी हो रही है। तो ये t इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, -10। तो ये 25t - 10 हो गया, 10 लेफ्ट हैंड साइड पर आया, 25t - 3 24t हो जाएगा ये। मैंने ln बोथ साइड पिक करा, बल्कि पहले 10/24 कर दें। तो 10/24 करेंगे तो यू गेट दी आंसर 5/12। तो टी निकल आया। अब टी तो बराबर है 5 की पावर x के। आपने ln बोथ साइड पिक करा ताकि आप पावर से वेरिएबल नीचे तार सकें। ln 5/12 डिवाइड बाई ln 5, उसने ऑलरेडी बोला हुआ है 3 sin फिगर में आंसर दें। तो ln 5/12 डिवाइड बाई ln 5, एक्स किलो -0.5439। तो आपको आंसर देना है 3 डेसिमल प्लेस पर। तो -0.44, ये आपके पास बेटा एक्स की निकल कर आ गई 3 डेसिमल प्लेस पर। ठीक है, now you can see in question number 5 the complex number u is given by find the exact value of the argument of u। कह रहा है आपने इसके आर्गुमेंट निकालना है u का। अब u के अंदर बेसिकली आप देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और ऊपर भी मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, नीचे भी मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में। अगर मैं ऊपर मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में जो फंक्शन लिखा हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, इस पर मैं पावर रूल वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, तो इसके पास जो इसका आर्गुमेंट है वो 4π/7 हो जाएगा। यानी पावर
ऊपर वाले का आर्गुमेंट एन थीटा हो जाएगा, यानी इसका आर्गुमेंट हो जाएगा एन एन की वैल्यू 4 है, 4 पाई बाय 7। और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका आर्गुमेंट हो जाएगा पाई बाय 7, 4 पाई बाय 7 और पाई बाय 7। तो अगर हमें आर्गुमेंट ऑफ यू निकालना है तो दोनों के आर्गुमेंट को माइनस करा दें, थीटा 1 थीटा 2 कह देता हूं। न्यूमरेटर का आर्गुमेंट माइनस डिनोमिनेटर का आर्गुमेंट, तो 4 पाई बाय 7 -पाई बाय 7। तो बेटा आपके पास ये हो जाएगा, हमारे पास 3 पाई बाय 7 आ रहा है। लेकिन इसमें एक मसला है, आप देखो नीचे यहां पर माइनस लगा हुआ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर अगर आप अपने न्यूमरेटर में cos पाई बाय 7 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 7, आपके पास मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में ना हमारे पास ये नंबर पॉजिटिव होता है, आयोटा के साथ पॉजिटिव साइन होता है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो बेटा ये तो हमारे पास 4 पाई बाय 7 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास cos पाई बाय 7 है ना ये, तो इधर भी प्लस होना चाहिए। तो सर ये आयोटा फिर कहां जाएगा, आयोटा -पाई बाय 7 में चले जाएगा, एंगल में चले जाएगा। सर क्यों? असल में होता क्या है कि साइन थीटा की प्रॉपर्टी होती है, कॉस थीटा और साइन थीटा की प्रॉपर्टी है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहां पर तो प्लस होना चाहिए था। इस प्लस के लिए बेटा मैंने इस माइनस साइन को एंगल के अंदर लेकर गया। तो मैंने बोला यार साइन -पाई बाय 7 और -sin पाई बाय 7, बात तो एक ही है, यहां पर प्लस लगा दो, प्लस के बाद ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस से मिला हो जाएगा, और फिर यहां पर भी बेटा ये माइनस हो जाएगा। तो देखो इसका आर्गुमेंट जो है ना हमारे पास वो -पाई बाय 7, पाई बाय 7 नहीं है, -पाई बाय 7 है। तो हमने इनको माइनस करवाना है, ये 4 पाई प्लस पाई/7 हो गया, ये 5 पाई बाय 7 आ गया। ये आर्गुमेंट ऑफ यू हमारे पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, द कॉम्प्लेक्स नंबर यू एंड यू स्टेरिक, यू स्टेरिक का मतलब होता है कॉन्जुगेट। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने उसको प्लॉट किया जाए और उसे कॉन्जुगेट को प्लॉट किया जाए, तो कॉन्जुगेट में ना सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट का आयोटा का साइन चेंज हो जाता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना a+i/b, यू स्टेरिक हो जाएगा a-i/b। ठीक है, तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है। तो बेटा इसका मतलब ये, अगर आप इसका सिंगल ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप बताना चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, रिफ्लेक्शन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप बोलोगे भाई ये सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑन रेल एक्सिस रेल एक्सिस को हम वाई एक्स एक्सिस भी कहते हैं ना, तो रेल एक्सिस पर आपकी रिफ्लेक्शन है ये। तो आपने लिखना है कि रिफ्लेक्शन और रियल एक्सिस, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेट से, अगर यहां पर प्लॉट हो रहा है ना एक, ये हमारे पास यू है, तो इसका कॉन्जुगेट यू स्टेरिक नीचे प्लॉट हो रहा होगा। ये देखो रिफ्लेक्शन इसकी। ठीक है, फिर कह रहा है, फिर आपसे कह रहा है स्टेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ यू स्टेरिक। कह रहे हैं जो ये जो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर की अभी आप बात कर रहे हैं वो यू की बात, तो वो यू ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है। कह रहा है आप यू स्टेरिक का आर्गुमेंट निकाल के दिखा दें, वो भी एग्जैक्ट आर्गुमेंट स्टेट करना है आपने। स्टेट स्टेट का मतलब है कोई वैल्यू नहीं चाहिए होती। तो देखो आपके पास u का आर्गुमेंट है 5 पाई बाय 7। ठीक है ना, 5 पाई बाय 7 अगर आप
देखते हो ना, तो ये हमारे पास इट इज बेसिकली 128 समथिंग इसका आर्गुमेंट आ रहा है। तो देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लेट से यहां पर बन रहा है, तो उसका ये यू है हमारे पास, लेट से यू है, तो यू शायरी कहां बनेगा? यू शायरी बिल्कुल बिल्कुल इसकी रिफ्लेक्शन बनेगा, नीचे बनेगा। अब देखो यू का आर्गुमेंट ये रहा, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा 5 पाई बाय 7 था, तो यू शायरी का आर्गुमेंट ये हो जाएगा, और ये कितना होगा? -5/7। तो वी जस्ट हैव टू स्टेट -5/7 हियर, कि अगर उसका आर्गुमेंट 5 पाई बाय 7 है, तो इसका क्या हो जाएगा? -5/7 हो जाएगा। हमें पता है हमारे पास आर्गुमेंट की रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर पाई तक, और 0 से लेकर -पाई तक। तो मैंने यहां से 0 से लेकर -पाई तक लेकर आया, बिटवीन दिस 0 से लेकर -पाई, ये हमारे पास आर्गुमेंट आ रहा है -5 पाई बाय 7। तो आपने सिर्फ स्टेट करना था, एक इसका मार्क मिल जाएगा आपको, एक इसका मार्क मिल जाएगा आपको। अच्छा, अब देखो यहां पर ये है लीनियर लॉ से रिलेटेड सवाल, और वो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमारे पास कर्व की इक्वेशन है, a y = b⁻x, एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन, और इस लाइन को, इस कर्व को लाइन में कन्वर्ट करा हुआ है। तो आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग लीनियर लॉ स्टफ। तो देखो बेटा, आप ये किस तरह मालूम करोगे? आप या तो इस लाइन को कन्वर्ट कर दो, इस कर्व को कन्वर्ट कर दो लाइन में। मैंने बोथ साइड एल पिक करा, इसको लाइन की फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखो ये हमारे पास लाइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल ये वाई में आ गया, देखो वाई बराबर है एल एन वाई के, वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस एक्स के बराबर ही है यहाँ पर। तो एल एन बी की जगह बेटा मैं एम लिख दूंगा यहाँ पर, और ये सी हो जाएगा। एल एन ए बराबर है सी के। तो अगर बेटा मुझे सवाल में ए और बी की निकालनी है, सो दिस एल एन बी विल इक्वल टू एम, एंड दिस माइनस एल एन ए इज इक्वल टू सी। तो मैं एम निकालता हूं तो मेरे पास बी आ जाएगा। एम क्या है? ग्रेडियंट ऑफ द लाइन है, y2 - 7 8.27 - 2.24, और 3.40 - 0.50। मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, 603/290 आ रहा है ये। तो एम बराबर एल एन ए के, एल एन बी के। आपने एल एन हटाना है, बी के लिए चाहिए ई ऑन द बेस। तो बेटा बी की वैल्यू आ जाएगी, ई और एल एन कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर 7.998। हमें थ्री सिग्निफिकेंट में आंसर देना है, 7.998 कर दिया हम लोग ने। तो बी की वैल्यू एट दी एंड 8.00 आ रही है। ठीक है, फिर ए निकालना है, एंड फॉर दैट आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी, वाई इंटरसेप्ट। या फिर आप यूं भी कर सकते हो, सी की वैल्यू मालूम करने के लिए अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करते हो, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी अ सी। तो सी निकालना, सिंस दे आर कोलिनियर, तो आप इन दोनों पॉइंट से ग्रेडियंट निकाल लो। 2.24 माइनस सी, अपॉन 0.50 माइनस 0, ये बराबर हो जाएगा ग्रेडियंट के 603/290 के। तो यहां से आप सी निकालोगे,
तो 603 डिवाइड बाय 290 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और 2.24 minus answer, the value of C is 3481 upon 2900. You got the value of C here. अब देखो जैसी C आ गया, माइनस एल एन ए बराबर है C के 3481 अपॉन 2900 माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, E बन जाएगा माइनस 3481 अपॉन 2900. 0.301 जीरो. तो ये थ्री सिग्निफिकर में आंसर देना था 0.301. ये आपके पास ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी. वन सिग्निफिकर में आंसर देना था, सॉरी. अच्छा, ऊपर भी वन सिग्निफिकर में आंसर देना है, तो वन सिग्निफिकर आंसर इज गोइंग टू बी 8 देन. और यहाँ पर वन सिग्निफिकर में आंसर 0.3 आ जाएगा. ठीक है. देन इन क्वेश्चन नंबर 7 इट सेज we have to show that this expansion into this expression 10 की पावर क्यूब x to 10 to x minus 10x. तो अगेन जिसमें कन्वर्ट करना है वो भी 10 की फॉर्म में है, बट वहां पर डबल एंगल नहीं है. तो हमें बस 10 क्यूब x को चेंज नहीं करना अभी कुछ, हमें 2 10 x को चेंज करना है, विच इज 2 10 to x को चेंज करना है, विच इज 2 10 x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स. ये माइनस 10 एक्स हो गया इक्वल टू 0. अब आप इधर बेटा सिंप्लीफाई कर लो, यानी टेक द एलसीएम. ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये 4 10 एक्स तो ऐसे मल्टीप्लाई करवा दें, और ये 10 एक्स से इक्वल टू 0 हो गया. 1 माइनस 10 स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो गया. 10 क्यूब एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 10 क्यूब एक्स, 10 की पावर 5 हो जाएगा. ये 4 10 एक्स, ये माइनस 10 एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस 10 क्यूब एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा. 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स राइट हैंड साइड पे जाकर 0 हो जाएगा. ठीक है. फिर एट दी एंड आप तमाम टर्म्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, तो 10 की पावर 5, बल्कि पहले जरा लेफ्ट हैंड साइड पे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं. माइनस 10 की पावर 5, 10 क्यूब प्लस 10 क्यूब 2 10 क्यूब हो गया, और 4 10 एक्स माइनस एक्स इट इज गोइंग टू बी 3 10 एक्स. ठीक है ना. अगर मैं यहां से माइनस 10 एक्स कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये बन जाता है 10 की पावर 4 एक्स माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस इक्वल टू 0. तो देखो बेटा आपके पास ये वही क्वेश्चन निकल कर आ रही है जो यहाँ पर हमने बोली हुई है. अब देखो यहाँ पर इसने बोला था 10x इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली यहां से ये माइनस 10x इक्वल टू 0 था, सेपरेट कर सकता हूं. तो ये तो हमारे पास होगा ही नहीं ना, यहां से इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसने ऊपर बोला हुआ है 10x इज नॉट इक्वल टू 0. तो हम यहां से इसको फॉलोअप नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे फिर. तो आपने ये वर्किंग भी शो करके दिखानी है कि हमने ये निकाला तो था, लेकिन सिंस आपने बोल दिया था कि माइनस 10x इज इक्वल टू 0, इस फ्रॉम माइनस 10x इक्वल टू 0 10x इक्वल टू 0 हमारे पास आ रहा है, तो 10x इक्वल टू 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल, जब भी हमने रिजेक्ट कर दिया. देन वो कह रहे हैं हेंस, हेंस का मतलब है पिछले पार्ट से लिंक करें, सॉल्व दिस इक्वेशन.
देखो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो ऊपर लिखी हुई थी, विच वॉज 10³ x 2 10 2x -10x = 0। ये बिल्कुल ऊपर वाली क्वेश्चन मैंने कॉपी करी है, ठीक है ना। अगर वो ये कहता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इट मींस मैं इसको सॉल्व कर लूं, बात तो एक ही है। बस x की जगह 2 थीटा है हमारे पास। अच्छा, इस इक्वेशन को हमने मजीद सिंप्लीफाई करा था, किसमें सिंप्लीफाई करा अभी हमने? 10⁴ -2 10² x -3 = 0। तो भाई आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, या इसको सॉल्व करो, तीनों बातें एक ही हैं। बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि x की जगह यू गॉट 2 थीटा हियर। तो x की वैल्यू 2 थीटा के बराबर है, ठीक है सर। तो हम एक काम करते हैं ना, अगर मुझे, मैं इस इक्वेशन में, या तो इस इक्वेशन में यहां पर 2 कर देता हूं, 2 थीटा कर देता हूं। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, मैं इसको सॉल्व करूं या इसको सॉल्व करूं, बात तो एक ही है ना। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, बस x की जगह क्या है? 2 थीटा लिखा हुआ है मैंने। तो मैंने बोला ठीक है भाई, इसको सॉल्व करते हैं। इसकी रेंज है 0 से लेकर पाई तक, थीटा की रेंज। तो बेटा 2 से मिलाकर आ दूंगा, 0 से लेकर 2 पाई तक हो जाएगी इसकी रेंज, ठीक है ना। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है रेंज अपडेट करना। मैं इसको दिखा देता हूं यहां पर, 0 से लेकर थीटा की रेंज है पाई तक। तो 2 थीटा कितनी हो जाएगी? 2 पाई तक। अब मैंने यहां पर 10⁴ डिस्गाइज कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखो बेटा, यहां पर बेहतर तो ये है कि जब आप इसको सॉल्व करने जा रहे हो, तो अगर आप इसको सपोज करना चाह रहे हो पहले किसी चीज से, तो आप सपोज कर लो। लेट से आप टी से सपोज कर लो इसको, लेट टी इक्वल टू 10² 2 थीटा। तो एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। देखो, लेट टी इक्वल्स टू 10²2 थीटा। टी की जगह मैं एक काम करता हूं, लेट जस्ट यूज एनी अदर लेटर, एम यूज कर लेता हूं। तो ये जगह m² -2m -3 = 0। अगर आप इसकी मिडल टर्म ब्रेक करोगे, यू विल गेट -3m। आपने m कॉमन निकाला है, m-3, आपने 1 कॉमन निकाला है, m-3। तो आपके पास m की वैल्यू बेटा यहां से 3 और -1 आ रही है। अब देखो m बराबर है 10²2 थीटा के। 10²2 थीटा की वैल्यू एक आ रही है 3, एक आ रही है -1। तो यहां से तो बेटा 10 2 थीटा की वैल्यू +-√3 आ जाएगी। लेकिन यहां से बेटा √-1 आ रहा है, तो हम इसको यहां से रिजेक्ट कर देंगे। अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शन बन रहे हैं। एक, 10 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3 -√3। अब आपके पास रेंज है 0 से लेकर 2 पाई तक, दोनों में पूरी रेंज है। 10 नेगेटिव कहां होता है सर? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और सेम काम आपके पास यहां पर भी है, आपके पास पूरी रेंज है यहां पर। सर 10 पॉजिटिव कहां होता है? सर फर्स्ट में और थर्ड में। अल्फा निकाल लें। अल्फा किस तरह निकालते हैं? 10 इनवर्स 3 करें, √3 करें, नेगेटिव साइन इग्नोर करते हैं हम लोग, दोनों के लिए अल्फा सेम ही होगा, विच इज पाई बाय, यानी ये होता है 60 डिग्री, विच इज पाई बाय 3।
तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 2 थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस अल्फा के लिए और 2 पाई माइनस अल्फा, और यहां पर 2 थीटा बराबर देगा अल्फा एन पाई प्लस अल्फा। तो मैं यहां पर पाई माइनस अल्फा कहां से निकालता हूं, पाई माइनस पाई/3, तो ये हो जाएगा बेटा 2 पाई/3, और ये हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा, देखो पाई/3 एंड पाई प्लस पाई/3, 4 पाई/3। ठीक है, तो आपके पास यहां पर बेटा सारे आंसर आ गए। आपने सबको, ये सब 2 पाई के 2 थीटा के जवाब आते हैं, आपने सबको बेटा डिवाइड बाय 2 करना है। तो एक आंसर बेटा पाई/3 हो जाएगा, ये जगह 5 पाई/6 हो जाएगा, ये जगह पाई/6 हो जाएगा, और ये जगह 2 पाई/3। अब ये थीटा के सारे आंसर आ रहे हैं जो कि हमारे पास ओरिजिनल रेंज के अंदर आ रहे होंगे। ठीक है, सबको डिवाइड बाय 2 करना था। नेक्स्ट दे हैव गिवन अस अ पैरामेट्रिक इक्वेशन, और दिया हुआ टी इज फ्रॉम 0 till पाई/4। आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो एक्स की वैल्यू है tan² 2t। तो डी एक्स ओवर डी टी कितना हो जाएगा बेटा, पावर और कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाओ, पावर में 1 से मल्टीप्लाई कराओ, पहले पावर सोल्व करेंगे, फिर 10 का डेरिवेटिव sec² 2t हो जाएगा, और 2dt का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। बेसिकली dx और dt आ जाएगा 4 tan 2t sec²2t। और y की वैल्यू cos 2t। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, cos 2t का डेरिवेटिव -sin 2t, और 2dt का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, -2 sin 2t। अब देखो बेटा, आप दोनों के dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी टी, दोनों को डिवाइड करा दें आप। तो देखो बेटा आपके पास dy बाई डी टी विच इज -2 sin 2t डिवाइड बाय dx ओवर dt 4 tan 2t sec²2t हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करवाना है, इट शुड बिकम 1/2 cos³ 2t, cos³ लेकर आना है। तो देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि 2 1 जा 2 to the 4 कैंसिल हो गया, -sin 2t, tan 2t को आप sin 2t/cos 2t हो गया, 2 एच इज कॉपी, नीचे को sec² cos² बन जाएगा, न्यूमरेटर में जाकर cos²2t हो जाएगा, 1/sec² cos² होता है। अब देखो यहां पर भी sin 2t कैंसिल हो गया, -1/2 एच हो गया, 1/cos²cos2t, रेसिप्रोकल होकर न्यूमरेटर में cos2t हो जाएगा। तो एट दी एंड ये -1/2 cos³ 2t dy बाई डी एक्स निकल कर आ गया, क्योंकि dt से dt हमारे पास कैंसिल होकर खत्म हो जाएगा। तो दिस विल बी योर -1/2 cos³ 2t हो जाएगा। अब देखो, hence find the equation of the normal to the curve where t equals to pi/8, give you answer in the form of y equal to mx plus c। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। देखो ये जो आपके पास dy बाई डी एक्स आया ना, ये cos³ 2t, आप t की जगह pi/8 पुट कर दो,
तो बेटा इससे ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा। देखो आपने टी के लिए पुट करनी है पाई/8, कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियन मॉड। ये -√2/8 आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ दी टेंजेंट। नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो तो 4√2 नॉर्मल का ग्रेडियंट आ जाएगा। ये नॉर्मल का ग्रेडियंट है आपके पास। अब आपने पॉइंट निकालना है। एक्स बराबर है 10 स्क्वायर 2 dt। तो 10 बेसिकली ये आपके पास जो बनेगा ना, ये पाई/4 बन जाएगा। 10 पाई/4 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा ये। और y बराबर है किसके? cos 2dt के। cos π/4 cos 45 1/√2 होता है। तो नॉर्मल की इक्वेशन y - y1 m x - x1। अब आपको y को mx/c की फॉर्म में आंसर देना है। 4√2x -4√2 +1/√2। बस इनको आपने ऐड करा लेना है। y = 4√2x, तो -4√2 +1/√2, तो 7√2/2 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो y = mx/c की फॉर्म में आंसर निकल कर आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ द पॉइंट्स ए बी सी हैव द पोजीशन वेक्टर्स गिवन बाय ओ ए ओ बी ओ सी। पॉइंट डी इज सच दैट ए बी सी इज अ ट्रेपेजियम विद डी सी इज 3 times ए बी। अब देखो इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दे हैव गिवन यू ऑल द कोऑर्डिनेट्स ओ ए ओ बी ओ सी। ये कोऑर्डिनेट्स भी हैं और ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स भी हैं। तो अब देखो वो कह रहा है डी सी इज 3 times ए बी, तो हमें निकालना है डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी निकालना है, हमें ओडी निकालना है। अब देखो ये जो इसने रिलेशनशिप दिया हुआ है ना, डीसी इज 3 times ए बी, तो डीसी को मैं क्या यूं लिख सकता हूं, ओ सी माइनस ओ डी, और ए बी को मैं ओ बी माइनस ओ ए करके लिख सकता हूं। ठीक है ना। अब मेरे पास, मुझे अगर ओडी निकालना है, पहले एक काम करते हैं, ओ बी माइनस ओ ए का आंसर निकाल लेते हैं। ओ बी माइनस ओ ए क्या होगा, 0 - 2। ओ बी की एक्स कोऑर्डिनेट, ओ ए का एक्स कोऑर्डिनेट, 0 - 2 -2 हो जाएगा। 4 - 1 3 हो जाएगा। 1 माइनस माइनस 3 4 हो जाएगा। फिर इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 मल्टीप्लाई -2 -6 9 12। और अगर मुझे ओडी मालूम करना है तो ओडी को सब्जेक्ट बना लें बेटा आप। ओ सी
माइनस दिस होल ओडी को राइट हैंड साइड पे लेकर चले जाए। तो ओसी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, 3 - 3 - 2 2, -6 9 12। ये ओडी आ जाएगा। तो देखो -3 -6 +6 हो जाएगा। ये हो गया 3 -2 -9 -11, 2 -12 इज -10। ये हमारे पास ओडी वेक्टर निकल कर आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जिस फॉर्म में उसने लिखा हुआ है ना उसी फॉर्म में जवाब देते हैं, इसको आईजे की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्म में उसने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें लिखते हैं द डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपेजियम एंड डिसेक्ट एट द पॉइंट पी, द पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। देखो ये बात बेसिकली ट्रेपेजियम बन रहा है ना, और जिस ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, छोटा सा स्ट्रक्चर बना के आपको बात समझाता हूं। देखो जिस सीक्वेंस में उसने लेटर्स लिखे हुए ना, ए बी सी डी, तो इसी सीक्वेंस में आपने लिखना है, और इसके डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये डायगोनल्स हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट पर। तो देखो ये पी पॉइंट हमारे पास ये आ गया। तो इसका मतलब ए सी डायगोनल कौन सा है, ए सी एंड बी डी, ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी आप यूं समझ लें कि आपने ए सी वेक्टर का और बी डी वेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं व्हाट इज ए सी वेक्टर, तो आप बोलोगे सर ओ सी माइनस ओ ए। तो हम थोड़ा सा यहां पर ओ सी माइनस ओ ए, -3 -2 -5 आ रहा है ये, फिर -2 -1 -3 आ रहा है, फिर 2 -3 5 आ रहा है ये आपके पास ए सी वेक्टर आ गया। अब इसके बाद मैं आपके सामने बोलता हूं बी डी वेक्टर निकालें, तो आप बोलेंगे सर बी डी वेक्टर भी ऐसे निकालेंगे, ओ डी माइनस ओ बी करके। तो ओडी माइनस ओबी, ओडी है 3, ओबी है 0, 3 -0 3, और ओबी -11 -4 -4 -15, और -10 -1 -11, ये बीडी आ गया। पर सर आपने ये निकाले क्यों, एसी और बीडी की वैल्यूज निकाली क्यों, क्या जरूरत थी एसी और बीडी की वैल्यूज निकालने के लिए? देखो बेटा मैंने एसी लाइन का, एसी लाइन का वेक्टर निकालना है, एसी लाइन को वेक्टर निकालना है। इसके इसको मैं R1 कह देता हूं, इस लाइन की वेक्टर की इक्वेशन को मैं R1 कह देता हूं। R1 बताएगा एनी पॉइंट। लाइन की इक्वेशन निकालते किस तरह है, हमने पढ़ा हुआ है कि लाइन की इक्वेशन हम किस तरह निकालते हैं। लाइन की इक्वेशन होती है, सर नहीं यहीं पर लिख देते हैं, पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स या म्यू टाइम्स, कोई भी आप यहां पर स्केलर क्वांटिटी लिख दें, डायरेक्शन वेक्टर। तो अगर मैं एसी लाइन की बात कर रहा हूं, लाइन की इक्वेशन की, तो ए पॉइंट ले लेते हैं। व्हाट इज ए पॉइंट, 2 1 -3, और लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर ए सी, -5 -3 5, ये डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा। तो ए सी वॉज बेसिकली अ डायरेक्शन वेक्टर। तो हमने वो डायरेक्शन वेक्टर निकाल के यहां पर लिख दिया। अब मैं बात करता हूं बीडी लाइन की। तो बीडी लाइन के लिए बेटा हमें R2 की बात करता हूं। तो इधर पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, बीडी लाइन के लिए कोई सा भी पॉइंट ले लो, बी या डी में से। तो मैंने बी पॉइंट लिया 0 4 1,
लेकिन डायरेक्शन वेक्टर तो वही लूंगा जो बी डी वेक्टर है, और यहाँ के लिए मैं कांस्टेंट म्यू टाइम्स लिख देता हूँ। अब वो कितना है हमारे पास, 3 - 15 - 11। अब लैम्डा और म्यू की निकालनी है। तो देखो जहां पर, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 2 - 5 लैम्डा, 1 - 3 लैम्डा, -3 + 5 लैम्डा। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो बेटा इनके एक्स कोऑर्डिनेट, ये देखो 0 + 3 म्यू, तो ये 3 म्यू ही लिख देता हूं मैं यहाँ पर। 4 - 15 म्यू और 1 - 11 म्यू। अब देखो अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 2 - 5 लैम्डा 3 म्यू के बराबर, और 1 - 3 लैम्डा बराबर है 4 - 15 म्यू के बराबर, और -3 + 5 लैम्डा बराबर है 1 - 11 म्यू के बराबर। अब आपने कोई सी भी दो इक्वेशन लेनी है, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और लैम्डा और म्यू की निकालनी है। तो आपको तो लैम्डा और म्यू की कमी है बस, वरना वो पॉइंट निकल कर आ जाएगा ओपी। हमें पॉइंट निकलने, बस पॉइंट निकालने की देर है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर कोई सी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली। अब मैं यहां पर काम ये करता हूं कि थोड़ी सी मुझे क्योंकि स्पेस चाहिए, तो इसको थोड़ा सा, लेट जस्ट मेक म्यू सब्जेक्ट हेयर, 2 - 5 लैम्डा/3। और यहां पर बेटा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। यहां पर बेटा मैं म्यू की वैल्यू पुट कर देता हूं, 1 - 3 लैम्डा। सिंप्लीफाई करने पर 3 × 1 = 3 × 5 = 15। आपके पास यहां से लैम्डा आ रहा है, लैम्डा की ला रही 1/4। आपने लैम्डा के लिए 1/4 निकाली। म्यू आपके पास बेटा यहीं से आ जाएगा। आप म्यू की वैल्यू निकाल लें यहाँ पर, 2 - 5 1/4, 5 × 1/4 ÷ 3। म्यू भी 1/4 आ रहा है। अब लैम्डा और म्यू आ गया आपके पास। तो बेटा अब इस वर्किंग को भी थोड़ा सा मैं, तो बेटा आप इसमें से किसी भी पॉइंट में पुट कर दें, किसी भी जगह पुट कर दें। लैम्डा और म्यू आ गया ना, कोई सा भी, या तो यहाँ पर पुट कर दें या तो यहाँ पर पुट कर दें। वैसे तो लैम्डा और म्यू में दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, कोई एक भी निकालेंगे तो आंसर लैम्डा से तो आ ही जाएगा हमारे पास आंसर। तो यहाँ पर बेटा जब आप लैम्डा पुट करेंगे R1 में, 2 - 5 लैम्डा, 1 - 3 लैम्डा, और -C + 5 लैम्डा। तो बेटा आपके पास इधर से पॉइंट निकल कर आ जाएगा, 2 - 5 ÷ 4, ये -C/4, ये 3/4 आ जाएगा आपके पास। ये 1/4 आ जाएगा आपके पास।
-7/4 आ जाएगा। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया ऑन द लाइन। इस पॉइंट की बात कर रहा था। तो बेटा ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा, ये एग्जैक्टली बेसिकली पॉइंट आया आपके पास। तो इस पॉइंट को आप पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हो, उसने बोला हुआ ना फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो ये तो आपके पास पॉइंट निकल कर आया है जब आपने लैम्डा के लिए पुट करी है। तो इसको आप ओ पी भी कह सकते हो या पॉइंट भी कह सकते हो, उसमें कोई मसला वाली बात नहीं है। ठीक है ना। यूज द स्केलर प्रोडक्ट टू कैलकुलेट द एंगल ए बी सी। तो बेटा अगर आपने ए बी सी एंगल मालूम करना है तो देखो मैंने आपको बताया था कि बी पर एंगल बन रहा है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। आप या तो ए बी निकालें और सी बी निकालें, या फिर बी ए और बी सी निकालें। अब देखो पहले क्या निकला हुआ है, कुछ ऐसी पॉइंट्स निकले हुए हैं। तो मैं काम करता हूं बी ए और बी सी निकाल लेता हूं। मेरे पास अगर मुझे एंगल निकालना ही है तो कॉस थीटा प्रोडक्ट ऑफ बी ए बी सी डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दो। ठीक है ना। तो देखो बी ए बी वेक्टर मैंने ऑलरेडी ऊपर निकाला हुआ था। दैट वाज, ये ए बी वेक्टर मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ था, -2 3 4। इनके साइन चेंज कर दोगे तो बी ए वेक्टर आ जाएगा। ये -2a+2 हो जाएगा, ये -3 -4। डॉट प्रोडक्ट बीसी के साथ। अब बीसी वेक्टर मैं ऊपर जाकर ऑलरेडी निकाल लेता हूं बीसी वेक्टर। तो बीसी वेक्टर क्या हो जाएगा यहां से, ओ सी माइनस ओ बी। तो -3 -0 -3 हो जाएगा, -2 -4 -6 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। ये आपके पास बीसी वेक्टर आ गया। -3 -6 +1, -3 -6 +1 डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड। 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो मैं इधर 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये जगह √29। 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास की मैग्नीट्यूड आ गए। -6 हो गया, +18 हो गया, और ये -4 हो गया। उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दें। बस आपने कॉस इनवर्स करना है। 8 18 -6 12 12 -4 8 हो गया। कॉस इनवर्स 8/√29 √46। तो 77.34 आपके पास एंगल निकल कर आ जाएगा। तो आपने एंगल जब भी देना होता है ना आंसर, वो हमेशा आप 1 डेसिमल प्लेस में देते हो। तो थीटा आ जाएगा 77.34, 77.3 डिग्री थीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट, a balloon in the shape of sphere has volume V and radius R is air is pumped into the balloon at a constant rate of 40 pi starting with the time equal to 0, R equal to 0. At the same time, air begins to flow out of the balloon rate at 0.8 pi R. The balloon remains a sphere at all times. Show that dr/dt हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के दिखानी है। तब देखो यहां पर dr/dt बराबर 50 - R/5R की, हमें इसको निकाल कर बताना है। तो देखो बलून में कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन नहीं होता, पहली बात। तो सबसे पहले तो ये देखो बेटा,
उसने वॉल्यूम डीवी ओवर dt, जिसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कहते हैं, तो वो इनफ्लो रेट माइनस आउटफ्लो रेट के बराबर होता है। तो इनफ्लो रेट इज ऑलरेडी 40 पाया, आउटफ्लो रेट उसने ऑलरेडी दिया हुआ है 0.8 पाई आर। अब ये तो डीवी और डीटी आ रहा है, हमें निकालना है डी आर और डी। देखो बेटा याद रखना, यहां पर अगर आपने कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन नहीं होता तो वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर का फॉर्मूला क्या है, हम लोग यहां पर चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं, यानी डीवी ओवर डी, डीवी ओवर डी आर इंटू डी आर ओवर डी टी के बराबर हो जाता है। यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला ऑफ द स्पेयर कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर से डी वी ओवर डी आर कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं डीवी ओवर डी टी की बात करूं तो बेटा वो तो 40 पाई माइनस 0.8 पाई आर है, डीवी ओवर डी आर है 4 पाई आर स्क्वायर। डी आर और डी टी हमें निकालना है, तो हमने चेन रूल अप्लाई कराया, और यहां से अब मुझे डी आर और डी टी को सब्जेक्ट बनाने हैं। तो बेटा मैं सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे अगर डिवाइड करा दूंगा, अगेन मैं जरा सा इसको स्पेस देखी नहीं, तो 4 पाई आर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर डिवाइड हो जाएगा, पाई कॉमन निकाल लेंगे, पाई कैंसिल हो जाएगा, 0.8 आर यहां पर बच जाएगा। तो देखो बेटा हमें तो प्रूफ करना है वहां पर 50 - R/5 R² हो। तो हमारे पास तो सर ये नहीं आ रहा 0.8 आर, 40 आर, नीचे 4 आर। तो हमने क्या करा, 0.8 कैन बी रिटन एज 4/5। अच्छा वी कैन टेक 4 कॉमन एज वेल, तो यहाँ पर 10 - 1/5 आर हो जाएगा, 4 आर, तो 4 से 4 कैंसिल, 50 - R/5, और R² से 5 डिवाइड हो जाएगा, डी आर और डी टी देखो हमारे पास निकल कर आ गया एट दी एंड। ठीक है ना, तो थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी थी एट दी एंड। फाइंड अ कोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन 5 R² डिवाइड बाय 5 50 - R। अब देखो यहां पर अगेन आप यहां पर लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हो, जो आपका दिल करे आप उस तरह काम कर सकते हो, सिंथेटिक डिवीजन भी कर सकते हो। बस यहां पर क्या कर रहा है कि 50 - R जो यहां पर लिखा हुआ है, इसको हम 5 R² से डिवाइड करवा रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर निकाल के दिखा दो। तो हम ये क्वेश्चन और रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, तो देखो कभी भी आपके पास जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ होता है ना, इसे हम कहते हैं डिवाइडेड बाय। अच्छा इसने बोला हुआ है 5 R² डिवाइड बाय 50 - R, ये बोला हुआ है इसने। तो देखो अगर आप लॉन्ग डिवीजन करते हो
तो लॉन्ग डिवीजन का तो मामला कुछ ही हो जाएगा कि कहानी कुछ यूं बैठ जाएगी। तो इसमें ना, जब भी आप लॉन्ग डिवीजन करते हो तो बेटा आप अपने एक्सप्रेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, डिवाइजर को भी और डिविडेंड को भी, दोनों को सेम ऑर्डर में रखते हो। तो इधर मैं -r+50 कर रहा हूं। अब -r को किससे मैं लगा रहा हूं कि 5r² आएगा। मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा बेटा 5 -5r से, तो +5r² हो जाएगा। अब यहां पर हो जाएगा बेटा 5r² +50 को -5r से मिलकर रहेगा, -250r हो जाएगा ये। अब आप सब्ट्रैक्शन कराएंगे, ब्रेकिंग हो जाएगी हमारे पास, तो ये हो जाएगा +250r, यहां पर बच गया। पर 5r से -5r² कैंसिल हो गया। अब मजीद देखते हैं, -r को किससे मिला रहा हूं, 250r आएगा, +250r आएगा। तो -250 से मिला करवाऊंगा मैं, +250r हो गया। +50 को बेटा 250 से मिला करवाना लाजमी है। तो देखो ये देगा -12500, ठीक है ना। ये आपके पास आ जाएगा। अब मैं इसको जब सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो साइन कैसे चेंज होंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 250r -50r कैंसिल, ये 12500 ये हो जाएगा। तो कोई मुझसे पूछे क्वोशंट क्या है, तो मैं बोलूंगा क्वोशंट इज -5r -50, और रिमाइंडर क्या है बेटा मेरे पास, 12500। ठीक है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, कह रहा है भाई वो डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व करें। डिफरेंशियल इक्वेशन कहती है 50 -r अपॉन, और dr और dt थी वो। एन एक्सपेक्टेशन फॉर टी इन टर्म्स ऑफ आर, टी को सब्जेक्ट बनाना है, इन टर्म्स ऑफ आर जवाब देना है। तो डी टी लेफ्ट हैंड साइड पे चले गया, 5r² अपॉन 50 -r एडिट हो गया। अब मुझे अगर इसे सॉल्व करना है तो बेटा मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के लिए बेटा हमारे पास यहां पर मैं स्टक हो जाऊंगा, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास, ये हमारे पास एक जो है ना वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि देखो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है। तो या तो उसको डिविजन करके डिविजन करो इसकी और पार्शियल फ्रैक्शन बना दो। तो डिवीजन तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं भाई, 50r² डिवाइड बाई 50 -r, ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। देखो जब भी आप डिवाइड करते हो तो डिविडेंड ओवर डिवाइजर बराबर होता है डिवाइजर क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर के। तो मेरे पास क्वोशंट क्या है इसका, मेरे पास का क्वोशंट है -5r -250 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है, 12500 डिवाइड बाय 50 -r। अब देखो ये हमने क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अगर आप गौर से देखो बेटा यहां पर, तो अब हमारे लिए यहां पर इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। यानी डी टी का निकल टी आ गया यहां पर, -5r² का एड ऑन दी पावर डिवाइड बाई दी पावर -250r, यहां पर आर की पावर 0 है, आर की पावर 1/1 हो जाएगा ये। और यहां पर हो जाएगा बेटा 1250 ln 50 -r डिवाइड बाय -1 प्लस सी। आपको याद होगा मैंने बताया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में लीनियर पावर हो, होल ब्रैकेट पावर -1 हो और आर की पावर 1 हो, तो बेटा आप एल एन के फंक्शन से इंटीग्रेट करेंगे इसे। अब आपने यहां पर, मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, अब सी निकालना है। सी निकालने के लिए बेटा देखो स्टार्टिंग की वैल्यू उसने दी हुई थी कि टी इक्वल टू 0 पर आर के लिए 0 थी, तो आप टी के लिए 0 रखेंगे यहां पर,
आर के लिए 0 आ जाएगी, तो ये हमारे पास सी आ जाएगा 12500 ln 50। ठीक है, ये हमारे पास सी आ जाएगा। अब इस सी को बेटा आप अपनी इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो गेट टी इन टर्म्स ऑफ आर निकल कर आ जाएगा। यू डोंट नीड टू सिंप्लीफाई फर्दर, बस आप इसको यूं ही लिख दें, टी इन टर्म्स ऑफ आर आ गया। ये हमारे पास बेटा टी इन टर्म्स ऑफ आर निकल कर आ गया। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन द रेडियस ऑफ द बलून इज 12, और बस आपने यहां पर टी की जगह आर की जगह 12 पुट करना है, तो -5/2 70.46 आ रहा है, तो 70.5 इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर टी वैल्यू 70.5। इस फिगर में मैंने आंसर दे दिया। 1 मार्क का सवाल था, जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ आर है। अब देखो लेट एफ एक्स, क्वेश्चन 11, लेट एफ एक्स टू ई की पावर 2x, e की पावर 2x माइनस e की पावर x प्लस 2, फाइंड f dash x and hence find the exact coordinate of the stationary point of the curve with y equal to fx। देखो यहां पर आपके पास f dash x मालूम करने के लिए कह रहा है, तो ये दो फंक्शन है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो यहां पर हम क्वेश्चन रूल अप्लाई कराएंगे, तभी हमारे पास डिफरेंशियल होकर आ जाएगा। तो क्वेश्चन रूल है क्या, v डेड ऑफ u माइनस u डेड ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो मैं u का डेरिवेटिव निकाल लेता हूं, u बराबर है 2e की पावर 2x, न्यूमरेटर को हम लोग कहते हैं u, तो u डैश हो जाएगा 2e की पावर 2x इंटू 4e की पावर 2x, और v हो जाएगा e की पावर 2x माइनस 3e की पावर x प्लस 2, और v डैश हो जाएगा e की पावर 2x इंटू 2 3e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, पावर का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो v डैश हो जाएगा 2e की पावर 2x माइनस 3e की पावर x, ये v डैश हो जाएगा। अब देखो बेटा आपके पास अगर मुझे एफ डैश एक्स मालूम करना है, तो मैं फॉर्मूले पुट करूंगा v यानी e की पावर 2x माइनस सी e की पावर 2x प्लस 2 u डैश 4e की पावर 2x माइनस u 2e की पावर 2x, और v डैश हो जाएगा 2e की पावर 2x माइनस 3e की पावर x डिवाइड बाय v का स्क्वायर। v क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर में पूरी एक्सप्रेशन लिखी हुई है, e की पावर 2x माइनस 3e की पावर x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव निकल कर आ जाएगा। फिर कह रहा है हेंस फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द कर्व विद द y इक्वल टू fx। मैंने इसको मजीद सिंप्लीफाई इसलिए नहीं करा कि अगर आपने स्टेशनरी पॉइंट निकालने हैं तो उसके लिए तो f डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है, तो हम वो रख देंगे इक्वल टू 0, तो हमने f डैश को इक्वल टू 0 रखा, पूरा डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां पर आप देखो इस एक्सप्रेशन में से और इस एक्सप्रेशन में से 2e की पावर 2x कॉमन आ रहा है,
2 बच गया यहाँ पर। 2 की पावर 2x, 3 की पावर x, सेकंड ब्रैकेट में बच गया। ये 2 की पावर 2x यहां से कॉमन आ गया, देखो 2 की पावर 2x बच गया, तो यहां पर 4 था इसलिए 2 बच गया। अब देखो यहां पर तो 2 लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड हो जाएगा, e की पावर 2x इज इक्वल टू 0। यहां से तो x की वैल्यू निकल कर आ ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ln 0 इन्फिनिटी होता है, तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा ये हमारे पास। हाँ, यहां पर e की पावर 2x, 3 e की पावर x +2, जो कि 2 से मिला हो रहा है, 2 e की पावर 2x माइनस और ये +3 e की पावर x इक्वल टू 0। बल्कि काम करते हैं, माइनस से बाद में मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये पूरा रेड ब्रैकेट में जो है हमारे पास इक्वल टू 0 अलग से हो जाएगा। अब 2 e की पावर 2x, 6 e की पावर x +4, 2 e की पावर 2x माइनस माइनस +3 e की पावर x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स एड सब्ट्रैक्ट कर हो जाएंगी, 2 की पावर 2x कैंसिल हो गया, 4 इज इक्वल टू 3 e की पावर x, 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू e की पावर x। आपने एन बोथ साइड रखा है यहां पर ताकि आप ln 4/3x ln ही हो जाएगा, ये x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। एग्जैक्ट पूछिए तो एग्जैक्ट निकाल के दिखा देंगे, वरना खैर यहां पर भी रख दें तो आंसर में कोई मसले वाली बात नहीं है। ln 4/3 हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब हमें तो कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें y भी चाहिए होता है, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बोला हुआ है खैर, तो हमें y भी चाहिए। अब यहां पर हर जगह मैं x की जगह बेटा ln 4/3 पुट कर दूंगा। तो आप बस कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज पुट करें, ln 4/3, बस ये पूरा कैलकुलेटर में पुट कर दें x की जगह, तो बेटा यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा -16। तो पूरा कोऑर्डिनेट अगर आप बोलें तो ये ln 4/3 -16, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट आ जाएगा, स्टेशनरी कोऑर्डिनेट। फिर आपसे कह रहा है यूज द सब्स्टिट्यूशन यू e की पावर x एंड पार्शियल फ्रैक्शन टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ln 5 अपर लिमिट लोअर लिमिट ln 3 दी हुई है, और fx को फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो देखो जो भी आपके पास यहां पर क्वेश्चन है, इसने खुद ने बोला हुआ है कि इसको आपने सपोज करना है, ये फंक्शन है, इसको लिमिट आपके पास लगा दी गई ln 5, और ये हो गई ln 3 यहां पर। अब u बराबर है e की पावर x के, तो अब पूरे क्वेश्चन को फिर u में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताओ u स्क्वायर बराबर हो जाएगा e की पावर 2x के, ये बात तो हो गई बात।
लेकिन अगर हम लोग डेरिवेटिव लें तो डी यू ओवर डी एक्स बराबर देगा ई की पावर एक्स। ये हमारे पास सिर्फ इससे हमने दो चीजें ड्राइव करी हैं। एक तो हमने यू स्क्वायर की वैल्यू, और एक हमने डी यू की वैल्यू ड्राइव कर ली यहां से। अब मसला कुछ ये है, या आप यूं कह लो कि मैंने डी एक्स की वैल्यू ड्राइव कर ली यहां से। अक्सर बच्चे इसको यहां से डी एक्स की वैल्यू भी मालूम कर लेते हैं, कहते हैं भाई वहां पर तो डी एक्स है ना। अब आप देखो यहां पर हमें लिमिट भी चेंज करनी होती है, क्योंकि आपने जो लिमिट्स हैं वो यू एक्स की फॉर्म में है। तो u बराबर है ई की पावर एक्स के। आपने यहां पर ln 5 और ln 3 पुट कर लेना है। ई और ln कैंसिल हो गया, 5 लिमिट आ गई, लिमिट 3 आ गई। तो अब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा ई की पावर 2x की जगह यू स्क्वायर -3u+2, और dx की जगह डी यू ओवर ई की पावर एक्स। अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 3। अब देखो यहां पर ई की पावर एक्स ऑलरेडी मौजूद है सर, हमें तो पूरा क्वेश्चन यू में कन्वर्ट करना है। तो वापस से बेटा आपने इसको लिख दिया u 5 और 3। आपने एक यू से एक यू कैंसिल हो गया, 2/u² -3u+2, ये डी हो गया और ये 5 और 3 हो गया। अब इसकी उसने बोला हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगी? क्या आप देखो आपके डिनोमिनेटर में क्या ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं u² -3u, क्या ये इनकी मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, फैक्टराइज हो सकते हैं मजीद ये? जी सर हो सकते हैं। तो u-2, ये हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स आ गए डिनोमिनेटर के। तो सर ये तो केस 1 बन जाएगा, 2/u-2 u-1। तो a/u-2 b/u-1। अच्छा यहां पर ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन आपने करी ना, तो जब आप इसका एलसीएम लोगे, a × u-1 b × u-2, ठीक है। अब देखो u की जगह 1 पुट करोगे ना, तो b की वैल्यू -2 आ जाएगी, और u की जगह 2 पुट करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो आपके पास ये जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया, अब उसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो a की वैल्यू आ गई 4/u-2, और b की वैल्यू आ गई -2/u-1। आपने इनकी इंटीग्रेशन करनी है। अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 3, होल ब्रैकेट पावर -1 है, लीनियर एक्सप्रेशन है। तो बेटा ये देगा 4 ln u-2 और ln u-1 डिवाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ द बेस। बेस का डिफरेंशियल आपके पास 1 ही आ रहा है दोनों में, प्लस c। अब लिमिट आपने पुट कर दी 5 और 3। आप लिमिट पुट करेंगे 4, पहले लिमिट पुट करी 5, 5 - 2 3 हो गया ये, फिर -2 5 - 1 4 हो गया ये। c तो कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 3 - 2 1 हो गया,
3 - 1 2 हो गया। तो देखो ये 4 ln 3 2 ln 4 ln 1 0 होता है। ये हमारे पास बेटा कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब इसमें आपको सिंगल एलएन में आंसर देना होता है, यूजली सिंगल एलएन की भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आपको बताओ। तो इसको अगर हम लोग 3 की पावर 4 कर दें, 2 की पावर 4 कर दें, 2 का स्क्वायर कर दें, तो 3 पावर 4 इज 81, 2 पावर 4 इज 16, और ये 4 हो जाएगा। अब आप इनमें जहां सब्ट्रैक्शन हो रही है वहां सब्ट्रैक्शन करवा दें। तो एट दी एंड ln 81/16 ln 81/4 आपके पास एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ये इसका पूरा एग्जैक्ट इंटीग्रल निकल कर आ गया। कह रहा है इसको आपने सिंगल गिविंग आंसर इन द एल एन ए फॉर्म, ए इज अ रैशनल नंबर। तो आपने एल एन ए की फॉर्म में देना है, सिंगल एल एन की फॉर्म में आंसर देना था, और देखो यहाँ पर ए रैशनल नंबर निकल कर आ रहा है, 81/4 निकल कर आ रहा है। ठीक है ना? दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर।